नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। एलएसी पर टेंशन कम करने के लिए भारत और चीन में लगातार बातचीत हो रही है। कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है और 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है। नतीजे अब जाकर सामने आए हैं। 30 जून की देर रात तक दोनों देशों के कमांडर्स की मीटिंग चली। इसमें दोनों देशों में तनाव कम करने को लेकर शुरुआती फैसला लिया गया है, यह बताया जा रहा है। तनाव के हर पॉइंट पर तफसील से बात हुई, एक एक पॉइंट के बारे में बात हुई है। गलवान वैली के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 ए से लेकर जो पैंगोंग झील है वहां के फिंगर पॉइंट 4 से 8 के बीच में क्या स्थिति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किसकी क्या परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, उस पर चर्चा हुई। इस दौरान चीन के सामने भारत ने कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि उसे चीन के लोकल कमांडर्स पर भरोसा नहीं है। ऐसे में हम चीन के एक एक कदम पीछे हटने की जांच करेंगे। एक पॉइंट के क्लियर होने के बाद ही दूसरे पर एक्शन लेंगे। एक पॉइंट से पीछे हटने के 72 घंटे तक वहां पर निगरानी रखी जाएगी। दोनों देशों में पहले पहाड़ की चोटी से पीछे हटने पर सहमति बनी, लेकिन फिंगर पॉइंट्स पर विवाद सुलझने में लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि चीन के वादे पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि सहमति तो 6 जून को भी बन गई थी, लेकिन उसके बाद 15 जून को खूनी झड़प हुई, वो सबके सामने है। तो चीन जो कहता है और करता है उसका फर्क अब दुनिया जानती है और सालों से जानती है, और 15 तारीख को जो हुआ उसके बाद और ज्यादा जानती है। इसलिए उनका यह कह देना कि ठीक है हम पीछे हट जाएंगे, आप भी पीछे हट जाइए, उस पर कितना यकीन किया जा सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। 3 राउंड की बातचीत हुई है और वहां एलएसी पर बातचीत चल रही थी। यहां दूसरी तरीके से भी दबाव बन रहा था। 59 चाइनीज ऐप्स बैन करना हो, चाहे सड़क परियोजनाओं में यह फैसला ले लिया जाए कि कोई चाइनीज कंपनी जो है उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके की कई चीजें हो रही हैं जिसको लेकर चीन में खलबली है। उधर अमेरिका में भी आपको ध्यान होगा कि वहां पर ह्यूएई और एक दूसरी कंपनी जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर ब्लैकलिस्ट किया गया है। जापान से तनाव चल रहा है चीन का। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के पक्ष में बात की है। तमाम ऐसी चीजें जो हो रही हैं, फ्रांस ने कहा है। तो इसको लेकर चीन चौतरफा घिरा हुआ है और उसका असर अब यह दिखने लगा है। तीसरी राउंड की बातचीत के बाद चाइनीज प्रोपेगेंडा क्या है वो भी देख लीजिए। ग्लोबल टाइम्स का दावा है। ग्लोबल टाइम्स कौन है? जो चीन का मुखपत्र कह लीजिए, जो सरकार चाहती है वो छापता है। वो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटने को तैयार हुई हैं। दोनों देशों की सेनाएं बैचेस में पीछे हटेंगी। ये ग्लोबल टाइम्स दावा कर रहा है। वहां की सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो कह रहा है तो समझिए सरकार के कहने पे कह रहा होगा। 30 जून को कमांडर लेवल की बातचीत हुई जिसमें यह फैसला लिया गया है, यह भी उसने कहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, और फिंगर पॉइंट्स पर जो तनातनी की स्थिति है उसको कैसे कम करेंगे, जो कह रहा है उस पर कितना विश्वास करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पीएसजे पन्नू जुड़ रहे हैं, जो लेह लद्दाख की इंच इंच की जमीन से वाकिफ है। लेफ्टिनेंट जनरल पीएसजे पन्नू लेह में इंडियन आर्मी की 14वीं कोर के कमांडर रह चुके हैं और दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस के डिप्टी चीफ रह चुके हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हैं, जो ऑपरेशन पोलर बियर और ऑपरेशन मेघदूत में कैप्टन के तौर पर हिस्सा ले चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर भी रह चुके हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर डीएम पूर्वीनाथ भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लेह लद्दाख और सियाचिन जैसे दुर्गम इलाकों के बड़े एक्सपर्ट हैं। इन्हें लद्दाख में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का लंबा एक्सपीरियंस भी है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पालित भी लद्दाख से जुड़ रहे हैं। सर, मैं आप लोगों के पास आऊं उससे पहले एक बार अमित पालित के पास चलते हैं। अमित, जो कहा जा रहा है कि थोड़ी सहमति बनी है, सेनाएं पीछे जाएंगी, अगर वाकई ऐसा है तो वहां लद्दाख की आसमान में जो आप पिछले 15 दिन से देख रहे हैं, जो वहां से खबरें आ रही हैं, उसमें कुछ बदलाव दिख रहा है क्या? सुशांत, आपको एक बात बता दें कि जो हालात एलएसी पर हैं उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, और शायद यही वजह है कि हमने कुछ चीजें नोटिस की है कि बातचीत 30 तारीख को हुई है। भले 30 तारीख को कोई कॉम्बैट फ्लाइंग नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद के जो लगातार 2 दिन हैं, इन दोनों ही दिनों में मैं दिन और रात, मैं जिक्र नहीं करूंगा कि दिन और रात कब क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि उसको सीक्रेट रखना जरूरी है। लेकिन आपको बता दें, दिन हो या रात, पेट्रोलिंग हमारी जारी है। हमारे जो फोर्सेस हैं अपने आप को स्ट्रांग एलएसी पर करते हुए जा रहे हैं। जो मूवमेंट्स है वो दिन रात चल रहे हैं, इसको आप समझ सकते हैं। और आपको बता दें कि इंडिया के पास एक टैक्टिकल हेलीकॉप्टर भी है, विमान हम कह सकते हैं उसे, जो नाइट फ्लाइंग कर सकता है।
लेकिन आपको बता दें और किसी के पास ये कैपेसिटी नहीं है। हमारे पास एक बहुत ही हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जो रात को फ्लाई कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो दिन में भी अगर फ्लाई कर रहा है, रात में भी फ्लाई कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है। तीसरी बात यह है कि अब जो खबर आई है कि पेंगोंग लेक इलाके में जो फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स है उन्हें भी पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि सुशांत, आप भी अभी जो चॉपर्स की आवाज सुन रहे हैं, देखिए यहां पर लगातार अभी मेरे ऊपर से आपको बताएं अपाचे हेलीकॉप्टर जा रहा है जो कॉम्बैट ड्रिल कर रहा है। तो हमारे जो विमान हैं, हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, दिन रात यहां पर निगरानी कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि चीन जब तक जमीन पर पीछे नहीं हटता है तब तक नहीं हो सकता। सुशांत, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आपके साथ सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उस बात को समझेंगे कि किसी भी वॉर के लिए, सिचुएशन के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, टैक्टिकल पोजीशन, आपका ऑपरेशन, और तीसरा होता है स्ट्रेटेजिक लेवल। और पहली बार हम यहां पर देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी जो फोर्सेज हैं वो टैक्टिकली वहां पर मौजूद हैं अपने पॉइंट्स पे, ऑपरेशंस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या सब चल रहा है। और तीसरा होता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में भारत ने जो किया है सबसे बड़ा काम, उसने ना सिर्फ मिलिट्री को उस पर एंगेज किया है, वो इसके साथ ही इकोनॉमिक डिसएंगेजमेंट कर रहा है चाइना के साथ, और चौथा है जो एक वर्ल्ड कोलिशन बन रहा है स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसके साथ है। तो कुल मिलाकर हम पहली बार देख रहे हैं कि ऑपरेशन मेघदूत एक हुआ था जिस वक्त भारत ने स्ट्रेटेजिक अपना ऑपरेशन दिखाया था, टैक्टिकल दिखाया था और ऑपरेशनल स्किल दिखाया था, वैसे हालात हम फिर से नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब चीन की तरफ के जो हालात हैं जरा उसको भी समझे। जनरल कुलकर्णी, आपके हिसाब से ग्लोबल टाइम्स जो कह रहा है, अगर उसको चीन का मुखपत्र मानते हुए चीन जो कहना चाह रहा है वही मानकर चलें, तो क्या वाकई इस पर विश्वास किया जा सकता है कि चीन पीछे हटने को थोड़ा तैयार हो रहा है? वो कह रहा है बैचेस में सेना हटा लीजिए, क्या ये हो सकता है, ये संभव है? क्या चीन ऐसा कर सकता है? सुशांत, इसमें 2 चीजें देखनी पड़ेगी हमें। एक, सबसे पहले तो जो गलवान में हुआ उसके बाद टोटल ट्रस्ट डेफिसिट, यानी विश्वास जो है, विश्वासघात के बाद विश्वास खत्म हो गया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो भी अभी तक हम लोगों के जो भी एग्रीमेंट्स हैं दोनों देशों के बीच में, कितना भी कहें, गलवान में कम से कम उसके ऊपर हमने अमल करते हुए दोनों देशों ने गोली नहीं चलाई, तो हम कहेंगे थोड़ा बहुत कहीं पर एक स्कोप है कि शायद चीन अब इस वक्त कुछ अपनी एक अच्छी नियत दिखाने की कोशिश करे। अगर वो कम से कम, मैं अगर कहूं कि वाकई वो सीरियस है, तो फिंगर 4 जो है वो एक, मैं कहूंगा, एसिड टेस्ट है चीन का। अगर फिंगर 4 से वो पीछे हटना शुरू करती है तो मैं मानूंगा, नहीं तो मैं कहूंगा ये आज तक चीन सिर्फ आंखों में धूल झोंकती रही है। चीन जो है कि उसके करनी और कथनी में अंतर है। और जिस तरीके से एग्रीमेंट और 12 साढ़े 12 घंटे की बातचीत के बाद हमने कहा है कि 1 दिन के बाद 3 दिन हम देंगे सिर्फ ये वेरीफाई करने के लिए, लेकिन फिंगर 4 तो हमारी आंखों के नीचे है, हम सब कुछ देखते हैं फिंगर 4 में क्या हो रहा है। अगर वो फिंगर 4 से हटता है और फिंगर 8 की या फिंगर 5, फिंगर 6 पीछे जाना शुरू करता है, मैं कह सकता हूं, मुझे सर अभी जो खबर है उसके मुताबिक वो फिंगर 4 से पीछे जाने को तैयार नहीं है, उस पर सहमति नहीं बनी है। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं ये सीरियसनेस नहीं है चीन की? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ब्रिगेडियर पूर्वीनाथ जी, आपके हिसाब से जो ग्लोबल टाइम्स छाप रहा है, जो कह रहा है अगर वाकई चीन सीरियस होता तो क्या वो गलवान वैली के साथ साथ फिंगर 4 से भी पीछे हटने की बात कर रहा होता? पहली बात, बिल्कुल का डबल स्टैंडर्ड्स है। वो एक तरफ से बोलता है विद यूएस, इनके इंटरनल मामला है, यूएस के साथ अच्छा नहीं। अभी जो बोल रहे हैं तो ग्राउंड सर, मैं माफी चाहूंगा, आपका ऑडियो साफ नहीं आ रहा है। मैं उसको ठीक करा के फिर आपके पास लौटता हूं। जनरल पन्नू, आपके हिसाब से जो चीन कहता दिख रहा है उस पर यकीन किया जा सकता है? हेलो पन्नू सर, आपको आवाज आ रही है? आई कांट हियर देम नाउ। अच्छा, उनको भी आवाज नहीं जा रही है। चलिए, कुलकर्णी साहब हमारे साथ हैं। सर, अगर सारा मसला उन फिंगर्स पर आकर अटकता है, अगर चीन ये कहता है कि हम गलवान वैली से पीछे हट रहे हैं, हम अपनी जो फॉर्मेशन हमने बनाई, जो वहां पर जमावड़ा किया हमने डीबीओ के पास, अगर उसको पीछे कर लेते हैं, तो क्या ये भारत पॉजिटिव नहीं मान सकता जब तक कि पेंगोंग में असर न दिखे? सुशांत, ऐसे है, जहां तक पेट्रोल पॉइंट 14 का सवाल है, वहां पर वो तकरीबन अपने इलाके में है, इसमें कोई ये नहीं है वो हमारे इलाके में नहीं है, लेकिन अपना पेट्रोल पॉइंट 14 से अगर वो पीछे हटते हैं, कम से कम 2 किलोमीटर भी पीछे जाते हैं, तो
मैं मान सकता हूं कि ये जो चीन है वो कार्रवाई करे, क्योंकि उस गलवान घाटी में उस जो भी 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे उसके पीछे उसका पूरा जमावड़ा है, पूरा भरा हुआ जमावड़ा है, उसमें हमें कोई लेना था नहीं, जो उसको करना करे हम करेंगे जब वक्त आएगा। लेकिन मेरा कहने का ये है, फिंगर 4 जो है इट इज अ लो लाइंग फ्रूट, वो सामने हमारे नजर आता है, उसको कोई ऐसा कोई गेम भी नहीं है जहां पे वो अपनी कम से कम अच्छी नियत का प्रदर्शन करने की उसकी पूरी काबिलियत है, और पूरे मतलब कहूंगा कम से कम हिंदुस्तान के अंदर इस बात का एहसास होगा सबको कि ये उसने जो विश्वासघात किया, जो फिंगर 8 से उठ करके फिंगर 4 पर आया, हाँ फिंगर 4 से जो पीछे जा रहा है फिंगर 5 या फिंगर 6 में चला जाए आज की तारीख में, तो भी मैं मानूंगा कि ये वो सीरियस, वो दिखता है जो भी फिंगर 4 5 नीचे है, नाक के नीचे है, सब कुछ हमें दिख रहा है उधर क्या हो रहा है। तो कम से कम पेट्रोल पॉइंट 14 में वो पीछे जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है चीन को अगर अपना हमारा विश्वास जीतना है, और अगर उसने हमें उसको लगता है कि हमने उसके कहनों पे यकीन करना है, तो निहायत जरूरी है फिंगर 4 से हट करके वो पीछे जाए, आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन में ना रहे, और पेट्रोल पॉइंट 14 से हट करके पीछे जाए। इसीलिए जितनी भी बातचीत हुई है ये फिंगर्स पे हुई है, और पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17 अल्फा पे हुई है। ये जो चीजें हैं पेट्रोल पॉइंट्स हैं, पेट्रोल पॉइंट नहीं है, तकरीबन एलएसी के साथ साथ चलती आई है ये, तो इससे भी पीछे हटे और फिंगर 4 से ठीक है सर। हमारे साथ अमित पालित भी हैं, आप ये बहुत क्लियर कर रहे हैं कि फिंगर पॉइंट 4 से जब तक चीन पीछे नहीं हटता कोई सीरियसनेस नहीं मानी जानी चाहिए। लेकिन अमित एक बात ये भी समझाइए, चीन का सबसे ज्यादा जमावड़ा इस वक्त कहां पर है? उन फिंगर्स पर है, पेंगोंग झील के पास में, या फिर गलवान घाटी में है, या कहीं और? देखिए सुशांत, सबसे ज्यादा अभी जो जमावड़ा है उनका एक हो गया है जो पेंगोंग लेक का इलाका यानी फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 का जो इलाका है वहां पर है, और दूसरा आपको बता दें वो है डेप्संग। डेप्संग में आपको बता दें कि चीन वहां पर ना जो जगह है वो प्लेन है, इस वजह से वहां पर आर्मर, अगर वहां पर लड़ाई होगी तो वो यानी टैंक्स की लड़ाई होगी, तो आप समझ सकते हैं कि भारत का वहां पर आर्मर ब्रिगेड है, तो वहां पर टैंक्स है, इन्फेंट्री भी है, और साथ ही साथ चीन का भी वहां पर बहुत बड़ा जमावड़ा। तो दो जगह है, एक पेंगोंग का इलाका हो गया और दूसरा हो गया है आपका डेप्संग का इलाका, जहां पर बड़ी तादाद में इस वक्त फोर्सेस तैनात हैं। ये दो मेन जगह है। दूसरी बात सुशांत आपको बता दें कि दरअसल पेट्रोलिंग पॉइंट जो हम लोग कहते हैं, डेप्सांग में भी जो बताया जा रहा है पेट्रोलिंग पॉइंट 10 है, 11 है, 11A है, 12 है और 13 है, और ये जो इलाका पड़ता है राकी नाला, और आपको बताएं इसके पास जो बॉटल नेक वाला जो पॉइंट बनता है, इस जगह पे भारत को जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स है उससे आगे या वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा है। पेट्रोलिंग पॉइंट सुशांत वो जगह होती है जहां तक हमारी फोर्सेस जाती है, पेट्रोलिंग करके वापस आती है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा एलएसी का हमारा परसेप्शन लाइन है, लेकिन वो वहां पर रुकते नहीं, पीछे अपने पोस्ट में आ जाते हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं कि हमको हमारे जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स है वहां तक भी नहीं जाने दिया जा रहा है, तो जब तक उससे पीछे नहीं चला जाता है चीन, तब तक यहां पर आपको डिसएंगेजमेंट को हम नहीं मान सकते, बहुत वक्त लग सकता है। दूसरी बात जो यहां पर स्ट्रैटेजिकली जो यहां पर हमारी मिलिट्री ये कर रही है, आपको करगिल याद होगा, करगिल में जब करगिल वाला जो यहां पर हुआ घटना हुई थी, उस दौरान जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स पे कभी कोई बैठता नहीं था, हमारी फोर्सेस जाती थी पॉइंट्स पर फिर वापस आ जाती थी। लेकिन वहां पर क्या हुआ, जब हमने खाली कर दिया तो सर्दियों में आके वहां पर पाकिस्तानी बैठ गए, तो लेकिन बाद में जब फिर करगिल की लड़ाई हुई हमने उनको भगा दिया, लेकिन उसके बाद हमें वहां पर परमानेंट फोर्स बनाने पड़े, लगातार वहां पर हमारी फोर्सेस रहती है। जो अभी स्ट्रैटेजिकली यहां पर यह काम हो रहा है कि भारत ने जो अपना पूरा बिल्डअप किया है, उसका यह मानना है कि अगर करगिल जैसे हालात यहां पर चीन करता है तो हो सकता है कि हमको 12 महीने ही वहां पर अपने फोर्सेस को रखना पड़े। यानी कि अगर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गलवान वैली में आता है, हॉट स्प्रिंग का इलाका आता है, या फिर हम पेंगोंग की बात करते हैं, या फिर डेप्संग की बात करते हैं, यहां पर हमारे परमानेंट बेसेस बना देने पड़ेंगे जिस तरह से करगिल में है। और आपको बता दें कि अमित एक एक करके इसको समझते हैं। आपने जो बातें बताई जरा उसको कुलकर्णी सर से समझ लेते हैं। जी सर, जो अमित पालित कह रहे हैं उसको भी समझाइए, और दूसरा ये कि क्या ये पूरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है? देखिए 2 राउंड की बातचीत हुई, ग्लोबल टाइम्स ने कुछ नहीं छापा, अब ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि हमारी फौज पीछे हटने को तैयार है गलवान से और डेप्संग से। क्या पूरी स्ट्रैटेजी यही थी कि फोकस करो कि हम कैसे पेंगोंग सो के फिंगर 4 तक पहुंचे, उसको कब्जा करने की कोशिश करो, और जब बात आगे बढ़े तो डेप्संग से कह दो और गलवान से कह दो कि देखिए हम पीछे हट रहे हैं, हमारी नीयत ठीक है? सुशांत, बात आपने जो कही काफी हद तक मैं कहूंगा आपके साथ मैं मानना पड़ेगा मुझे। सवाल ये है कि जो चीन के ऊपर है सारा दबाव पड़ रहा है, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री। अब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है,
मसल फ्लेक्सिंग, मिलिट्री कोर्शन, अपना मतलब आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हिंदुस्तान से लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इसका जितना भी उस तात्पर्य में हमें चीन को देखना पड़ेगा आज की तारीख में। यस, मोबिलाइज हुआ है, उसने इतने सारे फोर्सेस मूव किए, किसी मकसद से किए हैं, चलो वो मकसद हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज की तारीख में अगर चीन को वाकई झटका लगा है इकोनॉमिकली, तो आप देखेंगे कि चीन दिखाने के लिए, कम से कम दिखाने के लिए थोड़ा पीछे करे। क्योंकि चीन क्या कर रहा है, चीन पाकिस्तान पे दबाव डाल रहा है। उसने अपनी 2 डिवीजन पीओके में लाके खड़ी कर दी, चीन ने अपनी 1 डिवीजन सिंकियांग प्रोविंस में लाके खड़ी कर दी। जैसे अमित बता रहे थे कि देप्सांग में 2013 में भी हुआ, वो वहां पे संभाल लेंगे, वैसे कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरे को ये लगता है चीन को सबसे बड़ी बात है, लो हैंगिंग फ्रूट है पेंगांगसो का फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, वहां से चीन ने कम से कम पीछे हटने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चीन सर, हमारे साथ जनरल पन्नू जुड़ गए हैं अब। जनरल पन्नू, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। थोड़े ऑडियोज वीक हैं, लेकिन मैं कुछ बात सुन पा रहा हूँ आपकी। आप सवाल पूछ सकते हैं जी। सर, हम अभी तक यही चर्चा कर रहे थे कि जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है, या ग्लोबल टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है कि चीन पीछे हटने को तैयार हो रहा है गलवान घाटी में, दूसरे इलाकों में। अभी पैंगोंग त्सो पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, वहां पर सहमति नहीं बन पाई है। क्या जो सहमति बनी भी है उस पर यकीन किया जा सकता है? चीन पर कितना भरोसा किया जा सकता है? देखिए, अभी इस मौके पे तीसरी बैठक होने के बाद आपको थोड़ा पीछे जाके देखना पड़ेगा कि जब पहली बैठक हुई थी उसमें क्या समझौता हुआ था और उसका आउटकम क्या हुआ था। उसके बाद तो उन्होंने हमारे कमांडिंग ऑफिसर और 20 जवान को शहीद कर दिया। सही बात है। और ये बातचीत होने के बाद हुआ था, और उसके बाद फिर दूसरी बातचीत, फिर फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत, और दोबारा अभी कोर कमांडर्स, ये पहले कभी इस लेवल की मीटिंग नहीं हुई है। तो जब एक एडवर्सरी, या अभी पीएलए की बात कर रहे हैं, आपको एक शक के दायरे में डाल देता है, तो कई बातें सोचनी पड़ती हैं। ये ना हो कि वो हमारे से शांति की बातचीत करे, लेकिन साथ साथ लड़ाई की तैयारी करता रहे, और वो टाइम अपना अनुमान लगाने के लिए, रेकी करने के लिए, अपनी पोजीशंस को मजबूत करने के लिए कुछ टाइम हमारे से ले रहा है। लेकिन ये दोनों चीजें जो हैं, ये मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन जितनी देर तक तय नहीं होती है कि किस हिसाब से मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन होगी, और कैसे इस मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन के जो समझौते और मोडेलिटीज हैं उसको अमल में ना कि सिर्फ लाया जाए, लेकिन ये भी दिखाया जाए कि वो जो बोल रहे हैं वो इंच बाय इंच उसी हिसाब से ही काम हो रहा है जमीन के ऊपर। तो सर, ये जमीन पर हो रहा है या नहीं, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे, ये थोड़ा आपसे और समझूंगा। और ब्रिगेडियर साहब के पास भी जाऊंगा। ब्रिगेडियर पूर्वीनाथ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका ऑडियो अब ठीक हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा में हम लौट रहे हैं। एलएसी पर बातचीत जारी है। चीन और भारत के कमांडर्स के बीच 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन जो चीन कह रहा है कि हम तैयार हैं पीछे हटने को, क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पीजीएस पन्नू बने हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर डीएम पूर्वीनाथ हमारे साथ हैं। 2 सुरक्षा के जानकार कह रहे हैं कि चीन पर भरोसा करना मुश्किल है। ब्रिगेडियर साहब, आपके हिसाब से क्या चीन जो कह रहा है उस पर कितने % भरोसा कर सकते हैं कि वाकई वो पीछे हटने को तैयार होगा? जैसे बताया गया है, पहले की बातचीत हो चुकी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं। मैं थोड़ा इस हटके में बोलना चाहता हूं। इनका चाइना का मेन प्रॉब्लम है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो इनका सबसे बड़ा। ब्रिगेडियर पूर्वीनाथ, मैं माफी चाहूंगा, एक बार फिर आपकी वो नेटवर्क में कुछ समस्या है और वो आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अमित, आप जल्दी से कुछ जोड़ना चाह रहे हैं तो जोड़ें, फिर ब्रेक के बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल सुशांत, जो आप कह रहे थे ना कि भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम भरोसा नहीं कर सकते हैं और इस बात को भारत सरकार भी जानती है, इसलिए बहुत ही कॉशियसली वो आगे कदम उठा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल एक आपको बता देते हैं, जो चीनी ऐप्स को बैन किया गया उसकी वजह यही थी कि चीनी जो कंपनियां हैं वो भारत के मिलिट्री और स्ट्रेटेजिकल चीजों को डेटा के जरिए निकाल सकती थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत ने जो इकोनॉमिक डिसएंगेजमेंट शुरू किया है और उसका एक असर आपको बता दें सुशांत कि ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि जो टिकटॉक कंपनी है उसे एक बात को बता सकते हैं $6 बिलियन यानी कि करीब 45,000 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। तो भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत आगे की है कि चीन क्या कर सकता है, उस सोच के हिसाब से भारत चल रहा है। सुशांत देखिए, एक बात तो अब दर्शकों के मन में ये आ रही होगी कि सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स अगर ये कह रहे हैं कि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो फिर इस बातचीत से हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि बातचीत में तो फिर यही निकल कर आएगा कि हम पीछे जाएंगे, और जब भरोसा ही नहीं है तो फिर बातचीत को मानेंगे कैसे, आगे ले जाएंगे कैसे? इस पर हम चर्चा करेंगे सभी मेहमानों के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। अब समय है एक कूल ब्रेक लेने का। विवेल कूल मिंट गर्मी में भी करे आपकी स्किन को सॉफ्ट। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत। डीडी फ्री डिश के दर्शक अपने पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया टीवी के साथ साथ और ज्यादा चैनल्स भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने सेट टॉप बॉक्स को रीसेट या ऑटो स्कैन करना है। सबसे पहले चैनल नंबर 1 पर जाएं और अपने रिमोट पर बने मेन्यू बटन को दबाएं। आपकी स्क्रीन पर एक मेन्यू खुल जाएगा। अब अपने रिमोट के ऊपर नीचे जाने वाले बटन के एडिट प्रोग्राम ऑप्शन पर जाएं और अपने रिमोट से ओके बटन दबाएं। आपकी स्क्रीन पर एक नया मेन्यू खुलेगा जिसमें आप डिलीट और प्रोग्राम सिलेक्ट करके ओके बटन दबाएं। स्क्रीन पर एक नया मेन्यू फिर खुलेगा, उसमें ओके बटन को सिलेक्ट करके रिमोट द्वारा फिर ओके कर दें। अब आपके सारे चैनल्स हटकर मौजूदा और नए चैनल्स के लिए आपका सेट टॉप बॉक्स तैयार हो जाएगा। नए चैनल्स लाने के लिए मेन्यू दबाएं। अब स्क्रीन पर आए मेन्यू में से प्रोग्राम सेटअप सिलेक्ट करके ओके बटन दबाएं। उसके बाद खुले नए मेन्यू में से ऑटो स्कैन ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके दबाएं। अब स्क्रीन पर आए ऑटो स्कैन के नए मेन्यू में रिमोट के दाएं यानी राइट बटन को दबाएं और स्कैन मोड के सामने फ्री ऑप्शन को अपने रिमोट से सिलेक्ट करके ओके दबाएं। अब आपकी स्क्रीन पर ऑटो स्कैन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब आप अपने सेट टॉप बॉक्स पर देख सकेंगे कि कुछ ही पलों में और ज्यादा चैनल्स आ चुके हैं। अब अपने रिमोट के मेन्यू बटन को दबाकर बाहर आएं और डीडी फ्री डिश पर और ज्यादा चैनल्स के साथ साथ अपने पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया टीवी का भी आनंद उठाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी, शोर कम खबर ज्यादा। मैं सबसे कहता हूं, एलएसी पर भारत डटा हुआ है, चीन पीछे हटने की बातें कर रहा है, लेकिन पैंगोंग त्सो पर अभी भी दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। और जो चीन कह भी रहा है ग्लोबल टाइम्स के हवाले से, क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पीजीएस पन्नू बने हुए हैं, पूर्व कमांडर 14वीं कोर के। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हैं हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अमित पालित हमारे साथ लद्दाख से हैं। जनरल पन्नू, जो ब्रेक पर जाने से पहले मैं पूछ रहा था कि दर्शक जब आप लोगों को सुन रहे हैं कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो वो ये सोच रहे होंगे कि फिर इस बातचीत का मतलब क्या है? क्योंकि बातचीत में अल्टीमेटली तो यही आएगा कि चीन ये कहेगा कि ठीक है हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन जब उस पर भरोसा ही नहीं होना तो बातचीत जाएगी कहां? इसका रिजल्ट निकलेगा कैसे? मैं मानता हूं कि बातचीत का फायदा है, ये नहीं है कि बातचीत का फायदा नहीं है। ये चाइना के लिए और पीएलए के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी वो क्रेडिबिलिटी सिर्फ इंडिया के बनस्पत नहीं, पूरे वर्ल्ड के बनस्पत अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव करे। पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी दो फौजें आपस में फेस टू फेस आ रही हैं और आ चुकी हैं, और दोनों देश न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। अगर आप देखा जाए तो विश्व के अंदर 15% ओवरऑल मिलिट्री फोर्स इस इलाके में है। भारतीय सरहदों के ऊपर तकरीबन इतना फोर्स का जमावड़ा है, ये इतनी कैपेबिलिटी है। और जो क्रेडिबिलिटी पीएलए और खास करके चाइना की थी कोविड के टाइम पे भी, उनको क्रेडिबिलिटी डेफिशिएंसी तो है पूरे वर्ल्ड में, और उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो हमारे अगर बाकी पहलू देखें, टेक्नोलॉजी, ट्रेड
और किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल्स में कोई भी बात करते हैं तो उनको क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी, नहीं तो ये पीएलए की ओवरऑल स्ट्रेटजी के लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि ऐसी चीजें जब मिलिट्री दायरे में आप देखो तो दो फोर्सेस बहुत क्लोज हो चुकी होती हैं, हर एक सबॉर्डिनेट सोल्जर्स और उनके जो ऑफिसर्स हैं उनकी सहमति लेनी पड़ती है, क्योंकि वो कुछ ऐसी डिफिकल्टी में कई दफे होते हैं या एडवांटेजेस में होते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, वो क्रेडिबिलिटी जो आप कह रहे हैं प्रूव करनी होगी, वो क्रेडिबिलिटी प्रूव कैसे होगी? वो क्रेडिबिलिटी तब प्रूव होगी अगर वो पेगोंग त्सो का इलाका, अगर मान के चलो कि वो बाकी चीजों की बात कर रहा है, गलवान की बात कर रहा है, हॉट स्प्रिंग्स की बात कर रहा है और दिपसांग की भी बात कर रहा है, लेकिन उसको क्रेडिबिलिटी तो पेगोंग त्सो में प्रूव करनी पड़ेगी। पेगोंग त्सो एक ऐसी जगह है जहां काफी लोग एक्चुअली वहां पे आके विजिट भी कर चुके हैं और देखते भी हैं पेगोंग त्सो को। वो इलाका है जो इंटरनेशनली वो ज्यादा और नेशन वाइड भी वो ज्यादा लोग जानते हैं पेगोंग त्सो लेक को। अगर वो पेगोंग त्सो लेक से वापस नहीं जाता है तो क्या क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करेगा? बाकी तो वो इलाके हैं जहां कोई लोग देखते नहीं है, वहां पे तो सिर्फ फौजी ही हैं। तो नहीं, लेकिन जनरल कुलकर्णी एक बात बताइए, जो जनरल पन्नू कह रहे हैं, तो पेगोंग त्सो लेक पे ही देखिए आप दोनों एक्सपर्ट्स इस पर सहमत हैं कि चीन अगर वाकई सीरियस है तो उसको पैंगोंग झील के पास जो फिंगर्स हैं उसमें पीछे जाना होगा, ये आप दोनों कह रहे हैं और यही एक तरीका हो सकता है अपनी सीरियसनेस साबित करने का। लेकिन दर्शक ये पूछेंगे, कुलकर्णी साहब आप दोनों पहले भी चर्चा में शामिल होते रहे हैं, बार बार एक्सपर्ट्स ये कहते रहे कि भारत के लिए गलवान वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर चीन वहां PP-14 पर रहता है तो वो हमारे तरफ जो सड़क बन रही है, जो मूवमेंट है, उसको मॉनिटर कर सकता है। आज वो सुनेंगे आप लोगों को पैंगोंग झील के वो महत्व बताते हुए, तो वो कहेंगे गलवान घाटी से पीछे हट रहा है तो फिर हमारे लिए तो अच्छी बात है, हम पैंगोंग झील पर क्यों अड़ रहे हैं फिर? सुशांत, मैं आपको दो चार बातें बताऊंगा अगर वक्त है 2 मिनट आपके पास। सबसे पहले जो है गलवान घाटी PP-14 है, उसके पीछे जाना है। वो PP-14 के आगे वो आ ही नहीं सकता है। अगर वो आता है तो दरबुक जो रास्ता है DBO वाला, उसके ऊपर उसकी नजर आती है, तो उससे बचने के लिए हमने उसको अगर वो PP-14 में आज वो कुछ नहीं कर सकता है तो उसके पीछे ही जाएगा। तो यस, तो क्रेडिबिलिटी मतलब हम मानते हैं कि आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन नहीं होएगा, PP-14 में पीछे जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो चीन जो है वो संजू की विचारधारा से प्रभावित है। क्या है उसकी विचारधारा? द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। मतलब वो लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन वो अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। अब जब वो अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, आप देखिएगा जितने भी एग्रीमेंट आज तक हम लोगों ने उनके साथ किए हैं, उस एग्रीमेंट में आप लगा ले 1975 और 67 के बाद फिर वो जो एक तुलुंगला के ऊपर जो घात लगाया, उसके बाद आज तक कौन सी चीज है जो चीन ने अमल की है? एक ही चीज पे अमल किया है चीन ने, गोली नहीं चलाई है कि नहीं सुशांत? गोली नहीं चलाई। आपको मालूम है उसने क्यों नहीं गोली चलाई? उसके हर परिवार में एक ही बच्चा है, हर परिवार में एक बच्चा है। चीन की पूरी उसकी जो इमेज है वो खत्म हो जाएगी। आप 100 आदमी मारते हैं, उनके 100 परिवार रास्ते में आ जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी हमें दुख होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो भी शहादत देता है उसके पिताजी कहते हैं मैं अपना दूसरा लड़का भी फौज में भेजूंगा। उसके वहां पे दूसरा लड़का ही नहीं, दूसरी लड़की भी नहीं है, वो खत्म, परिवार खत्म। तो वो किसके ऊपर सहमति बार बार करता है? गोली नहीं चल जानी चाहिए। क्यों? पर अपना उल्लू सीधा करना चाहिए, अपना मकसद हल करना। क्या मकसद है? सलाही स्लाइसिंग, धीरे धीरे क्रीपिंग आने की कोशिश करता है। अभी क्या करता है? वो जहां पर भी कैंप लगाता है, वो क्या दिखाने की कोशिश करेगा? उसके कैंप जहां पर भी लगता है एक बड़ा सा चाइनीज फ्लैग लगेगा, एक बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होगा। उसके तरीके से उसको उसके जवानों को मोटिवेट करने के लिए जो PLA लेते हैं, एक बढ़िया सी बैरक बनेगी। वो क्या दिखाता है? वो दर्शाना चाहता है कि ये जो इलाका है ये मेरा है, और धीरे धीरे करता है। उसको समय उसके लिए कोई माने नहीं रखता। कितना भी समय आपको लगता है कब से कर रहे हैं? 93 से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है, तब से लेकर के आज तक क्या किया है? वो धीरे धीरे क्रीपिंग करता है, इधर उधर। ही इज टेस्टिंग वाटर, ही इज मसल फ्लेक्सिंग, ही इज ट्राइंग टू कोर्स। हमें सख्त रहे, वी मस्ट ट्रस्ट। आई एम नॉट सेइंग तो आप ये कह रहे हैं सर कि ये पेशकश करना कि हम ये 2 जगह पीछे हट जाएंगे और पैंगोंग त्सो पर नहीं जाएंगे, ये भी अभी वो हमें टेस्ट कर रहा है
कि कहीं हम इसके लिए तैयार तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, वो उसको लगता है, आप ये देखिए ना, वो क्यों फिगर 4 पे आकर के बैठ गया है। उसको लगता है 1999 में उसने वो सड़क बनाई है, वो सड़क के ऊपर गाड़ी लाता था, हम वो सड़क के ऊपर पैदल चलते थे, तो उसको लगता है ये तो बड़ा इजी है, ये तो मेरा ही है ना। हमने बिल्कुल सख्त और सख्त रहना चाहिए। अभी इस वक्त देखो, ग्लव्स आर ऑफ, देयर इज नो प्रॉब्लम, द ग्लव्स आर ऑफ। जो चीन ने करना था शुरू कर दी, जो हमने करना है हम करेंगे। अब कौन सी दोस्ती रह गई, अब कौन सा ये रहा, इतना हम लोगों ने बातचीत की, इतनी हम लोगों ने दोस्ती बनाई, इतना सब कुछ किया, अभी उसको कहाँ पिंच होता है, उसको उसकी जो नर्व है, जो कमजोर कड़ी, सही बात है सर। अब मैदाने जंग में जब उतर गए तो ये क्या देखना कि सामने जो रेसलर है वो अपना कभी किसी जमाने में दोस्त था भी या नहीं था, या उसको अगर मारेंगे 4 मुक्के तो क्या 2 हमें भी खाने होंगे। जब उतर गए तो उतर गए, अब देखा जाएगा। सर मैं इस पर थोड़ी और चर्चा करूंगा, हमें पालित कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। पालित। सुशांत, जैसा आप पूछ रहे थे ना कि जब हमें भरोसा नहीं है चीन पर बातचीत क्यों हो रही है, तो आपको बता दें उसकी जो प्रेजेंट हमें उसका बेनिफिट यह मिलता है कि अभी जो यथास्थिति बनी हुई है, क्योंकि आमने सामने हमारे फोर्सेस, उसमें कोई एस्केलेशन ना हो जिस तरह से हमने गलवान वैली में देखा था। और यही बड़ी वजह है कि चीन यह चाहता है कि भारत बातचीत करता रहे, और भारत इसलिए बातचीत कर रहा है। दूसरी बात यह है कि सुशांत, दोनों ही देश लड़ाई नहीं चाहते हैं, और चीन का कभी मकसद भी नहीं रहा है कि लड़ाई लड़के वो जमीन को हड़प ले। उसने तिब्बत को भी ऐसे ही हड़पा था, उसने लड़ाई नहीं की थी, वो धीरे धीरे घुस के उसने पूरे तिब्बत को कब्जा कर लिया था। तो ये बड़ी बातें हैं कि लॉन्ग टर्म में भी एक बातचीत का रास्ता खुला रहे, चीन ये चाहता है। और दूसरी जो अभी हमें जो करंट हमें उसका बेनिफिट यह मिलता है, चीन को बेनिफिट यह मिलता है कि जो स्टेटस को जो अभी वहां पर मौजूद है एलएसी पर, यथास्थिति जो बनी हुई है, उसमें कोई एस्केलेशन ना हो। सुशांत। ठीक है जनरल पन्नू, इसमें एक चीज समझाइए, आप पूरे इलाके को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं कि एक बात तो बहुत क्लियर है कि भारत जो है वो किसी भी पोजीशन पर, चाहे वो पेंगोंग हो, गलवान हो, डेप्सांग हो, डेमचुक हो, 1 इंच भी जमीन छोड़ने वाला नहीं, और चीन को पीछे जाना ही होगा। लेकिन स्ट्रैटेजी के हिसाब से, स्ट्रैटेजिकली जो पोजीशन होती है, भारत के लिए कौन सा इलाका सबसे महत्वपूर्ण है जहां से चीन को अब पीछे हटना, सबसे पहले पीछे हटना बहुत जरूरी है? सुशांत जी, ये आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा कि किसी ने आपके दोनों बच्चे और आपकी बीवी को वो किडनैप कर लिया है, और आपको बोल रहा है कि आप एक बच्चा छुड़ा लो या एक बीवी छुड़ा लो, और बाकी आप बताओ आप उसको बीवी चाहिए कि बच्चा चाहिए। ऐसी कोई नेगोशिएशंस होती हैं क्या? सही बात है। ये खुद ही सिचुएशन क्रिएट करके और खुद ही उसके हल सजेस्ट करना, ये तो मेरा ख्याल एक बड़ी इमेच्योरिटी वाले ऑप्शन। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है सर आपने, सब स्पष्ट हो गया। हेलो सर, मैं कह रहा हूं आपने इतना सटीक एग्जांपल दिया है कि दर्शकों को एक बार में सब समझ में आ गया होगा कि कैसे हर एक की इंपॉर्टेंस उतनी है, आप किसी एक पर समझौता नहीं कर सकते। करेक्ट। तो अभी आप ये देख के चलिए कि जो क्रेडिबिलिटी डेफिशिएंसी है, एक तो चाइना ने पूरे विश्व में एज अ बैड बॉय, जैसे वो अंग्रेज बोलते हैं, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ बैड बॉय। नाउ वो पूरी अटेंशन डाइवर्ट करके लोगों को ये बताना चाहता है कि मैं हारा हुआ हूं, नहीं है, बिकॉज वो लूजर है एक किस्म का। सारी दुनिया उसको एज अ लूजर देख रही है, क्योंकि ही इज गोइंग टू लूज, बहुत ज्यादा ट्रेड लूज करेगा, क्रेडिबिलिटी लूज करेगा। उसको अभी डाइवर्ट करने के लिए वो लोगों को दिखाना चाह रहा है कि मैं अभी कमजोर नहीं हूं, अभी मेरे में ताकत है। तो वो सिर्फ हिंदुस्तान के ही बरखिलाफ नहीं, वो हांगकांग में, वो ताइवान की साइड में, साउथ चाइना सी में, वहां भी अपने जहाज वगैरह उड़ा के अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं हारा नहीं हूं, क्योंकि वो बाकी पूरी विश्व समझता है कि अभी खत्म हो गया, उनके दिन खत्म हो गए, चाइना इज गॉन। तो उसकी मसल फ्लेक्सिंग चल रही है, और मसल फ्लेक्सिंग को प्रूव करने के लिए उसको इंडिया के साथ जो सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की, मिलिट्री आर्मी जो है, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है हमारी वर्ल्ड के अंदर, सही बात, न्यूक्लियर आर्म्ड है, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी भी है, और हमारे पास भी वो सब आला हैं जो चीन के पास हैं और किसी भी आधुनिक आर्मी के पास हैं। तो इतना उसने अभी प्रूव कर लिया है कि नहीं अभी प्रूव किया है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वो ये ना समझे कि ये 1962 वाली कंट्री को मैं ऐसे लोगों को प्रूव करने के लिए, सर वो तो हमारी फॉर्मेशन देखकर, हमारे सैनिकों का जमावड़ा देखकर उसको समझ में आ रहा होगा सर, और जिस तरीके से हम आंखें, आजकल हम ट्रूप्स को विड्रॉल नहीं पढ़ाते हैं, कभी भी नहीं पढ़ाया है। उसके बाद ये इंडियन आर्मी जो है लास्ट मैन लास्ट राउंड के ऊपर काम करती है, चप्पे चप्पे के ऊपर लड़ेगी। इनको ये मालूम होना चाहिए कि जहां पे ये चुशूल
जी सर। मॉल्डो जहां पे ये बातचीत होती है उसके बगल की पहाड़ी रजांगला की पहाड़ी है। बिल्कुल सर, उस पर चीन को भी मैसेज बहुत क्लियर गया है सर, और इसीलिए उसकी परेशानी बढ़ी हुई है। उसको लग रहा था कि शायद ये पीछे चले जाएंगे, लेकिन पीछे जाना तो दूर, जिस तरीके से हम डटे हैं, जिस संख्या में डटे हैं, वो उसको दिख रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद लद्दाख जाने वाले हैं, सैनिकों से मिलने वाले हैं। ये भी उसको दिख रहा है कि भारत की सरकार भी कैसे सैनिकों के साथ खड़ी है, और इसीलिए दोनों मेहमानों ने बहुत स्पष्ट कहा है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बातचीत करते रहिए, जाना तो उसको पीछे होगा ही, और वो ये हमें टेस्ट कर रहा है कि हम क्या इसके लिए तैयार हैं, कितने दिन तक टिके रहने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अमित, आपका बहुत शुक्रिया सारी जानकारी वहां से देने के लिए। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताऊंगा।